नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि शहीद दिवस पर देश ने किया बापू को नमन। पीएम मोदी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को बताया मजबूत नींव। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से पहले पीएम मोदी का बड़ा मंथन। एआई सीईओ और विशेषज्ञों संग बैठक में आत्मनिर्भर भारत और एआई फॉर ऑल पर जोर। एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय पर शायना एनसी का बड़ा बयान। कहा, अटकलों की नहीं, पार्टी और परिवार की एकजुटता की जरूरत। यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद लखनऊ में छात्रों का जश्न। स्वर्णयुग ने फैसले को बताया न्याय की जीत। बारामूला की बर्फीली वादियों में देशभक्ति का भव्य दृश्य। 90 फीट लंबे तिरंगे के साथ एबीवीपी की शान तिरंगा रैली ने दिया एकता का संदेश। भारत आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहा है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाने वाले बापू के बलिदान की स्मृति में पूरा देश 30 जनवरी को शहीद दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का स्वदेशी पर जोर और आज आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि गांधी जी का व्यक्तित्व और उनके विचार देशवासियों के सदैव कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। पुण्यतिथि के मौके पर नई दिल्ली के राजघाट में सर्वप्रथम प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया, जहां विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने प्रार्थनाएं की और देश के शीर्ष नेताओं व आम नागरिकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वर्ष 1948 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, इसलिए यह दिन देश के सभी शहीदों के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ के जीपीओ पार्क में स्थित बापू की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित कर सत्य और अहिंसा के मार्ग को नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल और पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम सादगी और सम्मान के साथ आयोजित हुआ, जहां उपस्थित नेताओं और नागरिकों ने महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करने और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख सीईओ और विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय संवाद किया और इस बैठक का उद्देश्य आगामी फरवरी में होने वाली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से पहले भारत के एआई मिशन को आगे बढ़ाने, रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने और एआई नवाचार को गति देने पर मंथन करना था। संवाद के दौरान उद्योग जगत में एआई में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के प्रति समर्थन जताते हुए सरकार के प्रयासों की सराहना भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक को अपनाने, एआई के नैतिक और सुरक्षित उपयोग, डेटा सुरक्षा तथा कौशल विकास पर जोर देते हुए कहा कि एआई फॉर ऑल के दृष्टिकोण के साथ भारत वैश्विक एआई नेतृत्व की ओर बढ़ सकता है। बैठक में विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, टेके, जोहो, जियो प्लेटफॉर्म सहित कई कंपनियों के सीईओ और आईआईटी के विशेषज्ञों ने भाग लिया। एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चल रही अटकलों के बीच शिवसेना नेता शायना एनसी का बयान सामने आया है। शायना एनसी ने कहा कि इस समय किसी भी तरह के अटकलों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी की प्राथमिकता फिलहाल संगठन और परिवार को मजबूत करने के साथ साथ एकजुटता बनाए रखने की है। उनका कहना है कि अनुमान और कयासों पर ध्यान देने के बजाय जमीनी स्तर पर मजबूती पर फोकस किया जा रहा है। लगता है कि ये समय है ये चर्चा के लिए, कोई स्पेक्यूलेशन में न जाते हुए फिलहाल परिवार को शक्ति दे, यही हमारी सोच है। जहां तक अंदरूनी मामला है एनसीपी का, पॉलिटिक्स तो हमेशा रहेगा, लेकिन इसका भी समय रहता है। फिलहाल उनको कंडोलेंसेस। लखनऊ में स्वर्ण वर्ग के छात्रों ने यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे के बाद जश्न मनाया। हजरतगंज चौराहे पर बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए और लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। इसी दौरान छात्रों ने पोस्टर लेकर नारेबाजी भी की, जिन पर लिखा था, तिलक, तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार। स्वर्ण वर्ग के छात्रों ने एकजुटता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
छात्रों का कहना है कि यह न्याय की जीत है और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी उनका संघर्ष जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लखनऊ के कई इलाकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। यहाँ लखनऊ में मेरी फैक्ट्री चलती है। आज आप लोग सड़क पर खुशी मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। सर, मेरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का और सारे अधिवक्ता समाज का, जो इस बात के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। लेकिन मेरा कहना आज भी और ये सवाल अभी भी जारी है भाजपा जनता पार्टी के सारे विधायक, सारे मंत्री और सारे सांसदों और सारे नेताओं से कि क्या उन्होंने आज तक उनके मुंह में जुबान क्यों नहीं रही है, उन्होंने इस कानून का विरोध क्यों नहीं किया। ऐसा कौन सा डर सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे नेताओं को सता रहा था जिन्होंने इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं करी। और अगर उनके अंदर हिम्मत नहीं है तो मैं ये सवाल हमेशा से पूछना चाहूंगा कि टिकट आपको सरकार देती है लेकिन आपको नेता, आपको विधायक, आपको मंत्री जनता बनाती है। तो जनता के सवालों पे आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आप पीछे रहेंगे तो अगर जनता आपको विधायक बना भी सकती है तो वो जनता आपको विधायक हटा भी सकती है। मेरा ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के हर उस नेता से है कि क्यों वो आके इस काम का विरोध नहीं किया, उन्होंने इस कानून का विरोध क्यों नहीं किया। बाकी मेरे बारामूला कश्मीर से एक खास तस्वीर सामने आई जहां बर्फ से ढकी वादियों में देशभक्ति के नारे गूंजते नजर आए। करीब 90 फीट लंबे तिरंगे के साथ युवाओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। यह भव्य तिरंगा जब शान के साथ सड़कों से गुजरा तो हर दिल देशभक्ति के जज्बे से भर उठा। इस रैली में शामिल सभी युवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। इस आयोजन को शान तिरंगा रैली नाम दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और उन्हें जागरूक करना है। कश्मीर की वादियों में लहराता तिरंगा देश की एकता और अखंडता का संदेश देता नजर आया। भारत माता की जय के ये नारे कश्मीर की वादियों में लग रहे हैं। जी हाँ, आप जिस तिरंगे को देख रहे हैं ये करीब 90 फीट का है। जब ये तिरंगा शान बनकर बर्फ की ढकी गलियों से निकला तब हर दिल ने कहा भारत माता की जय। बता दें कि सभी युवा एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। इस रैली को शान तिरंगा रैली का नाम दिया गया है। इस रैली का मकसद युवाओं को जागरूक करना है। उस पार का इस पार का सारा कश्मीर भारत का। जो तिरंगा रैली हम प्रत्येक साल पिछले 8 सालों से मनाते आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर। आज बारामूला के इस गुलमर्ग बहुत खूबसूरत इलाके में हम इस तिरंगा रैली को ऑर्गेनाइज किया, जो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है। इसकी मैसेज यही है कि जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर का नौजवान है खासकर, ये भारत का अटूट अंग है और भारत के अटूट अंग के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे बाकी जम्मू कश्मीर, जैसे बाकी प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं वैसे जम्मू कश्मीर भी आज आगे बढ़ रहा है। जो ये तिरंगा है ये 90 फीट का तिरंगा है, जिसमें यहीं के नौजवान स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमने टंगमर्ग के मेन मार्केट से निकाल कर यहाँ पे कंक्लूड की है और जिसमें नेशनल एंथम होगा और उसी के साथ ये कंक्लूड करेंगे हम टंगमर्ग। यहाँ के नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि हम भारत का हिस्सा है और भारत के हिस्से में ही आगे बढ़ेंगे और उसी में हमारी डेवलपमेंट है और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेन मकसद यही है कि जो अपना देश है, अपना भारत है, उसके साथ जो जम्मू कश्मीर का प्रदेश, कश्मीर का प्रदेश जो हमारा है उसके साथ आगे बढ़ रहा है। आज 90 फीट का तिरंगा जो है वो यहाँ पे रैली निकाली गई है और 2 किलोमीटर की दूरी पे इसको हमारे विद्यार्थियों ने अपने कंधे से ही नहीं बल्कि अपने दिल से उठाई। और मैसेज यही है कि हमारा जो विद्यार्थी है जो कि जम्मू कश्मीर में ज़ेरे तालीम है, वो भी चाहता है कि वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सेदार बने। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये हिस्ट्री रहा है कि हमारे जो विद्यार्थी है
उनमें उनकी जो देश की और समाज की और जो उनमें जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं बिल्ड करते हैं, इम्बाइब करते हैं। और आज की खास तिरंगा रैली जो गुलमर्ग के हसीन वादियों में हमने निकाली, हमने अपने जज्बे के साथ पूरे मुल्क में ये मैसेज देनी है कि हमारा नौजवान जो है, चाहे विद्यार्थी है, हमारा आम युवा है, वो अपने मुल्क के साथ है और अपने मुल्क की तिरंगा की शान में वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं। हमारा इस तिरंगे का मेन मुद्दा और मकसद जो है, हम कश्मीर के युवा के अंदर देशभक्ति का पैगाम लेके पहुंचते हैं। हमारा हर जिले में प्रोग्राम होता है, नॉर्थ से साउथ से लेके ईस्ट वेस्ट सारे को लेके हमारे ये प्रोग्राम्स होते हैं। इसके बाद हमने हर जिले में प्रोग्राम रखा है, तिरंगा यात्रा इसको बोलते हैं। हमारा हर साल होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम ये प्रोग्राम मनाते हैं। अब इस लिहाज से आज भी हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। यहाँ बर्फ भी पड़ गई है, यहाँ बहुत गर्मी, यहाँ हजारों की तादाद में लोग होते, लेकिन बर्फ की वजह से लोग थोड़े कम आ पाए हैं। हमारा तिरंगे का मेन मकसद जो है कि हमारा देश का, हमारी रियासत का, यूटी कश्मीर का युवा जो है उसके अंदर तिरंगे की मोहब्बत और अपने देश की मोहब्बत हो, ताकि वो इस देश के लिए अपने आप को तैयार करे, अपने फ्यूचर को तैयार करे, अपने मकसद को, मुस्तकबिल को तैयार करे, ताकि आने वाला कल जो है उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल जो है वो सही रहेगा। क्योंकि ये यूम जमहूरिया का दिन है, जो 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे जिसको कहते हैं। यूम जमहूरिया हमारा देश का आइन 26 जनवरी 1950 को बना है। इसी के रिगार्डिंग हम ये तिरंगे का पैगाम लेके अपने नौजवानों में जाते हैं, ताकि हमारे युवा जो है, हमारा नौजवान जो है, हमारी पौध जो है, हमारा सबज सोना जो है, हमारा यूथ, उनके अंदर ये पैगाम चला जाए कि इस देश के तिरंगे की शान क्या है, ये तिरंगा लहराया क्यों जाता है, इसका सम्मान किस तरह करना है, तिरंगे की इज्जत क्या है, तिरंगा है क्या, 26 जनवरी है क्या, 15 अगस्त है क्या। हम अपने यूथ को ये पैगाम देते हैं कि हमारे देश की शान, हमारे देश का तिरंगा, हमारी 15 अगस्त, हमारा 26 जनवरी जो है, जो हमारे देश के अंदर बढ़ चढ़ के मनाए जाते हैं हमारे प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के हवाले से हम इस चीज को आगे लेके जाते हैं। ये तिरंगा हमारी एक शान है और हमारी पहचान है। हमारे युवा के लिए ये बहुत बड़ी अहम चीज है कि जो आज हमारे नौजवान, आने वाली नस्ल जो है, जो इस वक्त हमारे नौजवान है, उनको पता चलेगा कि हमारा ये तिरंगा था क्या, है क्या, रहेगा क्या, हमारे तिरंगे का मान सम्मान है क्या, हमें इसकी इज्जत करनी है, हमें अपने नौजवानों को पैगाम देना है। जी, हमारी यही मैसेज है। नॉर्थ में पहली बार हमारा श्रीनगर में होता था बड़े तिरंगे का प्रोग्राम, तो नॉर्थ में पहली बार हुआ है, आज जिला बारामूला से हमने स्टार्ट किया है। तो हमारी यही मैसेज है युवा को कि आप आए, इस तिरंगे को कांधा दें, इस तिरंगे को संभालें, इस तिरंगे का मान सम्मान करें, अपना सही ट्रैक पकड़ें, अपना फ्यूचर बनाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं, अपने आप को संवारें, अपनी जिंदगी आगे लेके अपने देश में चलें। आपके लिए हर रास्ते, हर मौके जो है फराहम किए जाएंगे, ताकि आपके अंदर इस तिरंगे का मान सम्मान हो, इसके जज्बात आपके दिल के अंदर हो। यही पैगाम हम अपने नौजवान नस्ल को देना चाहते हैं, हम अपने शहरियों को देना चाहते हैं, ताकि इस तिरंगे का मान सम्मान हमेशा किया जाए। मोतिहारी शहर के पानी टंकी इलाके में स्थित एक्सन शोरूम में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में शोरूम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और इस हादसे में करीब 25 लाख रुपए के सामान के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आकर सड़क पर जमा हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के चलते महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 3 दिवसीय शोक घोषित कर दिया है, जिसके कारण 12 जिला परिषदों और उनके अंतर्गत आने वाली 125 पंचायत समितियों के आम चुनावों के शेष चरण स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अब मतदान 5 फरवरी 2026 के बजाय 7 फरवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 7 फरवरी की जगह 9 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। आयोग ने बताया कि नामांकन, नाम वापसी और प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। संशोधित कार्यक्रम का नोटिफिकेशन संबंधित जिला कलेक्टर 31 जनवरी 2026 को जारी करेंगे। चुनाव प्रचार 5 फरवरी 2026 की रात 10 बजे समाप्त होगा और परिणाम घोषित होने के बाद आचार संहिता हटाई जाएगी। निर्वाचित सदस्यों के नाम 11 फरवरी 2026 तक सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। ये चुनाव पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और छत्रपति संभाजीनगर, परभाड़ी, धाराशिव और लातूर की जिला परिषदों में कराए जाएंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते कुछ दिनों में
करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ, सोना, हीरे और विदेशी मुद्रा जब्त की है। कस्टम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच एयरपोर्ट कमिश्नरेट मुंबई कस्टम जोन 3 की टीम ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर कुल लगभग 34 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध सामग्री बरामद की है। सबसे बड़ी कार्रवाई ड्रग्स तस्करी के खिलाफ की गई, जहां पर 4 अलग अलग मामलों में करीब 26 करोड़ 52 लाख रुपए का हाइड्रोपोनिक वीट जब्त किया गया। यहाँ नशीला पदार्थ बैंकॉक से आए यात्रियों के ट्रॉली बैग में छिपा कर लाया जा रहा था, जिनमें 4 यात्रियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा सोना तस्करी के 5 मामलों में करीब 4 करोड़ 99 लाख रुपए का 24 कैरेट सोना बरामद किया गया, जिसमें एक मामले में बांग्लादेशी ट्रांजिट पैसेंजर और एयरपोर्ट स्टाफ की मिलीभगत सामने आई है। वहीं एक डायमंड स्मगलिंग केस में लगभग 1 करोड़ 81 लाख रुपए के हीरे और 3 विदेशी करेंसी मामलों में करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू परिसर में गुरुवार दोपहर के बाद छात्रों के बीच हुई मारपीट से तनाव का माहौल बन गया। यह घटना रुइया हॉस्टल में हुई, जहां 2 छात्रावासों के छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और छात्रों को वहां से हटाया गया। शाम करीब 6 बजे जब पुलिस ने बिरला सी छात्रावास में घुसकर आरोपी छात्रों की तलाश शुरू की तो एक बार फिर छात्र आक्रोशित नजर आए। माना जा रहा है कि रात में आरोपी छात्रों की पहचान कर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। शाम होते होते परिसर में शांति तो कायम रही, लेकिन छात्र गुटों के बीच तनाव और गहमा गया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। आरोप है कि 3 छात्रों ने एक अन्य छात्र की पिटाई की, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने हॉस्टल से बाहर निकलकर सड़क पर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की जरूरत है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर बुधवार 8 साल बाद 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे। इससे पहले 2018 में तत्कालीन ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे चीन पहुंची थी। पिछले 8 सालों में ग्लोबल राजनीति काफ़ी बदल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियों और बयानों की वजह से यूरोपीय देश नए पार्टनर तलाश रहे हैं। ऐसे में चीन उन्हें एक मजबूत विकल्प नजर आ रहा है। चीन रवाना होने से पहले स्टारमर ने मीडिया से कहा था कि ब्रिटेन को अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ रिश्ते बने रहेंगे, लेकिन चीन को नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा और रिश्तों में स्थिरता आएगी। ब्रिटेन भले ही आज चीन को ज़रूरी देश बता रहा है, लेकिन 2020 में कोरोना के वक्त उसने चीनी टेक कंपनी हुआवे को जासूसी के शक में अपने देश से निकाल दिया था। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भारत मंडपम में आयोजित शक्ति संवाद 2 दिवसीय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को मजबूत करने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति संवाद जैसे मंच महिलाओं में कानूनी जागरूकता, शिकायत निवारण और नीति निर्माण में सहभागिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान, आर्थिक स्वावलंबन और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी, इन तीनों बिंदुओं पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार शहर में 10,000 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे और 1 लाख एलईडी लाइटें लगाने के साथ साथ महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 53 न्यायिक पदों के साथ फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों के साथ महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है तथा कामकाजी माताओं के लिए 500 पालन केंद्र स्थापित भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी 10 करोड़ रुपए तक के ऋण की भी सुविधा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शक्ति संवाद केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व वाले भविष्य की दिशा तय करने का मंच है। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नगर निगम क्षेत्र के सभी 36 वार्डों के वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए नामांकन गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय में किया जा रहा है,
जिसके लिए अलग अलग वार्डों हेतु अलग अलग निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 1 से 9 तक के अभ्यर्थी प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष और वार्ड संख्या 10 से 18 के अभ्यर्थी अंचल अधिकारी के समक्ष, वार्ड संख्या 19 से 27 तक के अभ्यर्थी कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष, कक्ष संख्या 1 तथा वार्ड संख्या 28 से 36 तक के अभ्यर्थी भूमि सुधार उप समहर्ता के समक्ष, कक्ष संख्या 2 में नामांकन परिपत्र भी दाखिल करेंगे। इसके लिए प्रखंड कार्यालय में 4 अलग अलग काउंटर भी बनाए गए हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंचल अधिकारी के कक्ष में गिरिडीह नगर निगम वर्ग ख के अंतर्गत वार्ड संख्या 10 से 18 का नामांकन का प्रक्रिया यहीं पे प्रारंभ हो गया है। आज 29/1/26 से 11 से 3 तक लिया जाएगा और यह प्रक्रिया 4 तारीख तक चलेगा। नामांकन प्रपत्र भी का विक्रय भी काउंटर पे किया जा रहा है और उसके बाद लोग अपना नॉमिनेशन यहाँ दायर करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां यूजीसी कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का बयान सामने आया। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से इस कानून में कुछ खामियां देखी होगी, तभी उस पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उम्मीद जताई कि न्यायालय सामान्य वर्ग को न्याय दिलाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले ही कह चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर विचार करने वाली है और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे दिए जाने के बाद पार्टी इसका स्वागत करती है। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने समिति की सिफारिशों को खारिज किया है, जिससे स्पष्ट है कि समिति में कुछ कमियां पाई गई हैं और अब इस पर दोबारा विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून का आम जनमानस विरोध कर रहा है और वह खुद भी आम जनता का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ समझा होगा, कुछ खामियां देखा होगा, इसलिए रोक लगा दी है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग को न्याय देगा। अच्छा, अगर 19 तारीख तक जो समय दिया गया कि सुनवाई होगी, 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी और जो वह कमेंट किया है कि इस पर जो है केंद्र सरकार जो है विचार करे और उस स्थिति में भी केंद्र सरकार अगर इस पर स्टैंड अपना बनाए रहती है तो फिर सवर्ण के लोग क्या करेंगे? मैं 100 बार कह चुका हूं कि केंद्र सरकार विचार करेगी। केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी है। वो जरूर विचार करेगी और विचार करने के बाद कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग को। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।